हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सी-टेट का प्रिपरेशन हम करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। फ्रेंड्स, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी-टेट के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम लेकर के आए हैं, जो कि 6 to 8 के लिए है। तो 6 to 8 के लिए पूरे 150 क्वेश्चंस होते हैं और उतना ही आपको समय मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। तो दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, आप लोगों ने सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए। कुछ प्रैक्टिस इस तरह से करनी है दोस्तों कि प्रॉपर टाइमिंग में आप अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका छूट जाता है, आपको हेजिटेशन होता है। तो दोस्तों, 30-30 का लेकर के चलते हैं। आज पहला है आपके सामने साइकोलॉजी सीडीपी का 30 क्वेश्चंस देखेंगे। आप भी देखिए प्रॉपर टाइमिंग में 30 मिनट में क्या आप 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़ना, एक सही ऑप्शन पर जाना और बबल भरना, गोले को भरना, ये आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आज से ही। अगर आप अपना प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। 120 प्लस का स्कोर रखते हुए 120 प्लस स्कोर को गेन पाने के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये सीरीज़, जो कि साइकोलॉजी की है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन से छोटा कर लूँ और आप लोगों को क्वेश्चंस दिखने ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पर है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्लियरली, आपको बता दूं कि यही 30 क्वेश्चंस बिना आंसर देखे मैंने स्टार्ट किया और 16 मिनट में ही 16 मिनट में ही मैंने पूरा ये 30 क्वेश्चन कर लिया। मेरे 28 सही हुए, 2 गलत मेरे भी हुए थे। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट नाउ। आप भी देखिए कि आप कितने मिनट में कितना कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसे मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षा पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, या पढ़ाने की उत्सुकता को। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एज ए टीचर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेशेंस होना चाहिए। आपको कितनी बार भी बताना हो, आप इरिटेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन। बाकी सब ज़रूरी हैं, बट पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने अपने पाठ को पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। ये जो तरीका है पढ़ाने का टीचर का, ये कुछ अभिभावक को पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? सबसे बेहतर, ध्यान दीजिएगा, सबसे बेहतर तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे बेहतर तरीका होगा दोस्तों, क्या यहाँ पर आप चूज़ कीजिए और अपने आंसर भी आप लोग कमेंट में अपने बताइएगा कि 30 में आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या फिर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने यही लगाया था, मेरा यही आंसर था और यही सही भी है। क्यों? अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकालना बिल्कुल भी गलत है। आपको बच्चे को पढ़ाना है, विद्यालय से निकाल नहीं लेना है। इसके कारण तरीका क्या इसमें क्या था दोस्तों कि पढ़ाने का तरीका देखिए, जैसे बच्चों को पसंद आए वैसे पढ़ाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को बांध के नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, बच्चों को बांध के नहीं पढ़ाया जा सकता कि तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है, बस किताबों से ही पढ़ना है। कुछ बच्चे समूह में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें समूह में बैठा के पढ़ाइए। कुछ बच्चे अलग या पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अलग पढ़ाइए। कुछ बच्चे खेल खेल के थ्रू सीखना चाहते हैं तो उन्हें वैसे सिखाइए। तो ये तरीका सही नहीं है कि उन्हें निकाल दिया जाए। बाकी ये टीचर ने जो किया ये बिल्कुल सही था। तो इसके लिए अभिभावक क्या कर सकते हैं कि शिक्षक पर उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि हमने अपने बच्चे को दिया है तो एक शिक्षक हैं, वो ज़रूर ही हमारे बच्चे के साथ अच्छा करेंगे। अगर मन में कोई डाउट है तो उस पर आप टीचर से बात करें। ठीक है, सो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट वहाँ 4 ऑप्शन जब मिलेंगे तो चारों ऑप्शन को पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, हो सकता है कभी कभी उससे भी बेस्ट ऑप्शन नीचे मिल जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। यह व्यवस्था
थर्ड क्वेश्चन है आपका, वह व्यवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, कौन सी होगी? तो देखिए दोस्तों, चिंतन करने लगता है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चार अवस्थाएं हैं, जिसमें कि संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। पहला संवेदी प्रेरक होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे हम अमूर्त भी कहते हैं। ठीक है, तो तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं में चिंतन करना प्रारंभ करता है, वो हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, मन का चित्रण संबंधित है। मन का चित्रण किससे संबंधित है? देखिए, मन का चित्रण साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या समझ बढ़ाने के तकनीकी से। मन का चित्रण किससे हो जाएगा दोस्तों? मन का चित्रण हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मतलब हमारा मन जो है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है, हमारा मन कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, उस पर अगर हम अनुसंधान करें, रिसर्च करें कि क्या सही है क्या नहीं, क्या गलत है क्या सही, ये मन का चित्र होता है, माइंड मैपिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मन का मानचित्रण होता है, माइंड मैपिंग। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है यहाँ पे। हो सकता है कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन सही ना हो, बट प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि जो हमारा यहाँ पे गलत होगा वो एग्जाम में अगर आएगा तो हम सही कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सतत और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। दोस्तों, अगर महंगी और चमकदार वस्तुएं नहीं होंगी जिनके पास, क्या वे बच्चे उन बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा? तो ये तो होगा नहीं। आपका सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग हो सकता है, बट चारों ऑप्शन को आप देख लेंगे जरूर। तो ये दो ऑप्शन आपके पास यहाँ है, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्षमता के अकॉर्डिंग, बच्चे की जितनी भी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग आप शिक्षण पद्धतियों का यूज़ कीजिए। बच्चा जिस तरीके से समझ पा रहा है, जिस वे में पढ़ना चाहता है, उस तरीके से कीजिए। जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाता, उसको आप बहुत बड़ी चीज़ अगर उसके सामने रख देंगे, कोई आप रिसर्च करने लगेंगे, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो छोटे से उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए आप उसे पढ़ाएं। ठीक है, चीज़ों को यूज़ करें। सो राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता कैसे हो सकता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना एक बहुत ही पॉजिटिव वे में जाता है। ठीक है, तो अवसर, ये जो वर्ड है अवसर, इसे कीवर्ड में आप लोग नोट कीजिएगा। अवसर जहाँ भी आएगा वहाँ पे वो आंसर सही, ज़्यादातर सही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहाँ पे मैं बताऊँगी कि अवसर तो है लेकिन उससे भी बेटर कुछ है, बट ये आपके सोच को भी आपको लेना है कि आप अवसर शब्द पर ही सिर्फ न जाए, अवसर के साथ साथ पूरा सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, अच्छी शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता कहाँ आएगी दोस्तों? देखिए, सृजनात्मकता आपका तभी होगा जब अंतर्जात प्रतिभाएं, मतलब हमारे अंदर जो भी स्किल्स हैं, बच्चे के अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी उसके अंदर प्रतिभा है, उसको पोषण दीजिए। मतलब उसे और बढ़ाने का प्रयास कीजिए, किसी भी तरीके से कर सकें और बढ़ाने का उसको प्रयास करना चाहिए। कैसे होना चाहिए, आप खुद ही उन्हें मौके दीजिए। अवसर उपलब्ध कराना मतलब मौके देना, आप खुद ही उन्हें मौके दीजिए जिससे कि वो अपने अंदर की प्रतिभाओं को निखार सकें। ठीक, राइट आंसर योर फ्रेंड्स, राइट आंसर ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? आपने देखा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होते हैं, तो दोनों का मिश्रण है इसमें, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर पियाजे के अनुसार देखिए दिया है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12th
वर्ष के ऊपर, 12 वर्ष के ऊपर होती है। संवेदी प्रेरक 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक होता है आपका 7 से 11 वर्ष। मैंने बताया अभी भी पहला हो जाता है आपका संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक। स्टेप बाय स्टेप आप एज को भी देख करके बना सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तर्क करने लगता है बच्चा, 12 वर्ष के ऊपर होता है तो लॉजिकल वे में सोचने लगता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। योर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ही। चलिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है। सीखना समृद्ध हो सकता है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए तब, या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें तब, या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षणों की पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए तब, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये दोस्तों ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि राइट आंसर क्या होगा। मैंने कीवर्ड आप लोगों को बताया है, तो हो जाएगा आपका वास्तविक दुनिया, रियल लाइफ, रियलिटी से इंटरेक्ट किया जाता है जो वो सबसे बेहतर होता है और पूरी तरीके से दे दिया गया है। इसमें देखिए पहला क्या, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, बिल्कुल सही है। सिर्फ कक्षा पर सीमित ना रहें बल्कि रियल लाइफ के उदाहरणों को देखकर बच्चों को समझाया जाए और बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें। सेकंड, ये भी एक बेहतर चीज़ है, एक दूसरे के साथ बच्चे अंतःक्रिया करें, बातचीत करें। ठीक है, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, शिक्षक का भी इसमें एक हेल्पिंग रोल रहे। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलाकर के सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाता है डी ऑप्शन। ओके, चलिए इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए दोस्तों आप अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी बेहतर बना लेंगे, 120 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कई बार मैंने बताया है दोस्तों क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो इस वर्ड को जरूर से आप ध्यान रखें। नहीं को हमको अंडरलाइन या सर्कल कर लेना, नहीं तो हम अच्छा खासा आता हुआ भी हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि माइंड तो रहता है हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते रहते हैं और एक क्वेश्चन नेगेटिव, 2 क्वेश्चन नेगेटिव आ जाते हैं तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, टाइम कम होता है ना, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। क्या है, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों एक वर्ड और आपको दे रही हूँ, नोट कर लीजिए, एकमात्र ही, ये शब्द बहुत ही संकुचित अर्थ को दर्शाता है। एकमात्र मतलब सिर्फ वही, केवल, सिर्फ, ऐसे करके जहाँ आता है ये बहुत ही संकुचित अर्थ को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। यहीं पे आपको लग रहा होगा कि अनधिगम मतलब नहीं सीखना भी सीखना है। हाँ दोस्तों, नहीं सीखना भी एक सीखना ही है। जैसे कि हम विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, ठीक, तो हम लोग कहते हैं कि ये तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हम कुछ नहीं सीख रहे हैं? सीखना तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो अनधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए क्या होना चाहिए कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल यही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है और ऑप्शन भी देख लेते हैं। के साथ
विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम किसी बच्चे को, जो कि श्रव्य दृश्य प्रॉब्लम उसको है, दृश्य मतलब देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, थोड़ा प्रॉब्लम अगर उसको है, तो आप उसे निचले स्तर के कार्यों के कराने की छूट मिले, तो आप एक तरीके से ना उसे बेचारगी जैसा मतलब फील होगा कि नहीं, मुझे ये सब छूट मिल रही है, मैं सारे बच्चों के जैसा नहीं हूँ, उसको ये महसूस होगा मैं उनसे हटके हूँ। ऐसा फील नहीं कराना है। एक साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए, एक साथ, के साथ मतलब सभी बच्चों के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार का मतलब भी वही हो गया जो कि अभी डी ऑप्शन में हुआ। विशेष व्यवहार मतलब उसको और बच्चों से अलग समझा जाएगा, कुछ विशेष व्यवहार आप करेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे डी ऑप्शन ही हो जाएगा कि उनके साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो वो सुन तो सकते हैं, दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते बट वो सुन सकते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और बिल्कुल उनको एक नॉर्मल बच्चे जैसा ही फील आना चाहिए। हाँ, जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप उन्हें हेल्प कीजिए। आपका उनके साथ एक जो व्यवहार है वो हेल्पिंग होना चाहिए। आप उनके साथ मदद कीजिए जहाँ प्रॉब्लम हो, बट उनको बिल्कुल अलग नहीं, हर बच्चों के साथ मदद कीजिए। उन्हें अगर सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो उस तरीके से आप लेकर के चलिए। दिख नहीं रहा है, बच्चे सुन तो सकते हैं ना, तो श्रव्य सीडी का माध्यम आप यूज़ कर सकते हैं। सामान्य व्यवहार कीजिए जिससे कि वो अपने आप को सबसे अलग ना महसूस करे। ठीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो प्लीज फ्रेंड्स सर्कल या अंडरलाइन जरूर कर लें। ठीक है, तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है पूछा गया। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, या फिर शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। सबकी आवश्यकता है दोस्तों, सब कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिक पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक के साथ संबंध कहा जा रहा है, तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका फिजिकल दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इजीली समझ जाएंगे, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से, देखिए बच्चे सीखने को तो हर जगह सीखते हैं। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, खेल कर भी सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं, घर पर भी सीखते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका अगर पूछा जाए तो दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, इन दोनों चीज को अटैच कर दिया गया है। मतलब क्या, सबसे स्पेशल तो यही हो गया ना, स्कूल में और कक्षा का जो पर्यावरण, कक्षा के इर्द गिर्द जो पर्यावरण है, स्कूल में सभी बाहर के बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मिल करके एक साथ पढ़ते हैं, तो बहुत सारा परिवेश वहाँ पे हर तरीके के बच्चे मिलते हैं, तो बच्चा सबसे बेहतर वहीं सीख पाता है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको, इन चार ऑप्शन में से वहां पे फिल करके आप क्वेश्चन बनाएंगे कि किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतर उपस्थिति। देखिए, शिक्षण का संकेतक एक कैसा शिक्षण हो आपका, कैसा टीचिंग हो, अभिप्रेरित, जो कि बच्चे को प्रेरणा दे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो ऐसा कैसे आप महसूस करेंगे, क्या संकेतक है, क्या आप एक शिक्षक द्वारा उपचारात्मक किया जा रहा है तो वो हो जाएगा अभिप्रेरित शिक्षण, या प्रश्न पूछना, या एकदम खामोशी, या अधिकतम उपस्थिति। देखिए, अधिकतम उपस्थिति इसलिए नहीं होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित है। कुछ लोग लगा सकते हैं कि अधिकतम उपस्थिति मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित है तभी तो आ रहे हैं, बट ये सही नहीं होगा। इस तरीके से आप नहीं सोचेंगे। देखिए, कक्षा में एकदम खामोशी, डर के मारे भी बच्चे हमेशा शांत रहते हैं, तो एकदम खामोश कक्षा अच्छी नहीं मानी जाती है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य ही भी बेहतर नहीं है। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अभिप्रेरित शिक्षण मतलब शिक्षण ऐसे तरीके से किया गया है, टीचिंग ऐसे किया गया है कि बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड हो करके, बिल्कुल खुले मन से
क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ बच्चे दबे होते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं पूछूं या ना पूछूं, कुछ बच्चे सोचते हैं अगर पूछूंगा तो लोग हम पर हंसेंगे, लोग सोचेंगे अरे ये नहीं आता इस बच्चे को, इसको तो ये नहीं आता। या कुछ बच्चे शर्माते हैं, बैठे ही रह जाते हैं, पूछते नहीं है। लेकिन अगर बच्चा प्रश्न पूछता है, अगर सभी बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा अभिप्रेरित है, ये शिक्षण सबसे बेहतर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इस पर प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट होता है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो वो तो बुद्धिमान बच्चा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझते हुए चलेंगे। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है वो भी एक बुद्धिमान बच्चा ही कर सकता है, जो अमूर्त रूप से सोचे। ठीक, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है वो भी बुद्धिमान ही है। मतलब कभी कभी कहीं कहीं किसी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेना सिंपल नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई कर लेता है तो वो बुद्धिमान बच्चे का ही लक्षण है, प्रतिभाशाली बच्चे का ही लक्षण है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सीटेड आपका है, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि लंबे निबंधों को और बहुत जल्दी याद कर लेना, तो ये भी तो एक स्किल ही है। लेकिन रटना, ये वर्ड मैं आपको बता दूं कि ये रटने की क्षमता, मतलब वो बच्चा सिर्फ रट रहा है, वो उसे ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेंगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो भूल जाना है। तो ऐसी निबंध का लेके क्या करेंगे जो 10 दिन बाद भूल जाएगा? आपको ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लाइफ टाइम आपको काम आए। आप कभी भी उसे लिखने बैठिए तो आप लिख सकें, कभी भी आप वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसे आप अपने समझ के बेस पे कर सकें। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो यही आपका सही हो जाएगा कि ऐसा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण ये नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय दोस्तों जाता है आपके पियाजे को। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कोटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये एक फैक्ट बेस्ड आंसर रहा, डी ऑप्शन इज राइट। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखिए, अवसर देना भी एक पॉजिटिव आंसर है, अवसर देना पॉजिटिव आंसर है, बट आप सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को लेकर के नहीं चल सकते। अवसर देना एक सही बात है, जैसा कि मैंने बताया है की वर्ड है आपका अवसर देना। अगर आप यहाँ पर अवसर देना को राइट कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? सही हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। मान्यता मिलना भी अवसर देने का ही एक वर्ड है, मान्यता मिलना, जो कि और भी बेहतर शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर आंसर भी आपका यही होगा, इसलिए क्योंकि मान्यता मिलती है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा बोलती है। उसे लगता है कि मेरी बातों को समझा जा रहा है, मेरी बातें सही है, यहाँ पे मेरी बातों को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज राइट। ओके, सिर्फ अवसर देना देख करके आप आंसर नहीं लगाएंगे। अवसर देना सही बात है, लेकिन आप चारों ऑप्शन को ज़रूर देख लेंगे। अवसर देना बहुत जगह सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उससे भी बेटर है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र का उद्देश्य के साथ संबंध है? देखिए, शिक्षक की बात हो रही है, शिक्षार्थियों की बात हो रही है, उनके क्षमताओं को समझने का क्या पर्पस होना चाहिए इसके बात हो रही है, तो शिक्षा मनोविज्ञान ही हो जाएगा चारों ऑप्शन में आपका। योर फ्रेंड्स, योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या फिर शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों में स्मरण शक्ति को पैना करती है? क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति इंटरेस्ट को डेवलप करती है, रुचि का विकास होता है। योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट, रुचि का विकास करती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या
पाठ्यचर्या शब्दावली जो है किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है, पाठ्यचर्या जो होती है वो शब्दावली किस ओर संकेत कर रही है ये बताना है आपको। चारों ऑप्शन में से विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आपका दोस्तों ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन इसके आगे बिल्कुल हल्के हैं, बिल्कुल फीके हैं। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पाठ्यचर्या मतलब क्या? आपका सिलेबस। आपका सिलेबस का मतलब भी क्या कहेंगे कि विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। एक स्कूल में जो जो कुछ भी होता है उसमें खेल भी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें सीखना भी हो जाएगा, आपका बाल साहित्य भी हो जाएगा, मतलब पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, कूदना, किसी भी कोई क्षेत्र भ्रमण किए तो वो भी हुआ, और कोई संगीत किए या कोई स्पीच सुने तो वो भी हुआ, सब कुछ इसमें आ जाता है ना, संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ये चीज़ प्रतिदिन बच्चे किसी न किसी तरीके से सीखते हैं, तो ये यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, सबसे बेस्ट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन को ही सीटेड में सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो चारों ऑप्शन में से आप जरूर देखेंगे कि सबसे सही कौन सा है। दो ऑप्शन आप इजीली कट कर देंगे, बट दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो प्रैक्टिस के थ्रू इसको इंक्रीज कीजिए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। देखिए यहाँ पर भी आप खेल पद्धति सोच करके आपका आंसर हो सकता है कि आप शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर भी चले जाएं, बट दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम नहीं, बल्कि आपका बी ऑप्शन सही होगा कि शारीरिक शिक्षा जो होती है और उसके थ्रू जो शिक्षण दी जाती है उससे होता क्या है, उससे आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप ग्रोथ करते हो, आपका माइंड डेवलप होता है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता, ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये जो सीखने का सादृश्यता का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सीखने का सादृश्यता का नियम मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर, कोई भी नई परिस्थिति या नई प्रॉब्लम आने पर उससे मिलती जुलती कोई दूसरी सिचुएशन, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करेगा, पहले उसने जो एक्सपीरियंस लिया है उसी एक्सपीरियंस के बेस पे वो एक नया काम करेगा, और तो उसी को कहते हैं सादृश्यता। जो उसने देखा है उसी के समान कोई चीज़ और सामने आ गई। ठीक है, सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट, सीखने का सादृश्यता नियम। ठीक, चलिए। प्रतिभाशाली होने का संकेतक नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल करने हैं कि क्या प्रतिभाशाली होने का संकेतक नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, सृजनात्मक विचार। तो इजी है दोस्तों, अभिव्यक्ति में नवीनता प्रतिभाशाली होने का लक्षण है, जिज्ञासा भी, क्यूरियोसिटी भी प्रतिभाशाली बच्चों में होती है बहुत ज़्यादा, विचार की क्षमता, रचनात्मकता या सृजनात्मकता भी प्रतिभाशाली बच्चों का ही लक्षण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ा करना, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म नेगेटिव है, सो योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन इज राइट। ठीक, चलिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे कराई जानी चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? देखिए, विशेष बच्चों के लिए मैंने बताया अभी कि उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अलग थलग ना महसूस हो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित जो पद्धतियां हैं उनके द्वारा, या विशेष विद्यालयों में कराई जानी चाहिए, या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा कराई जानी चाहिए, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 यही कहती है कि समावेशी शिक्षा की संस्तुति एनसीएफ 2005 में ही की गई थी, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को समान एवं विशेष, दोनों बच्चों को, समान एवं विशेष दोनों बच्चों को एक समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। दोनों को साथ में लेकर चलना, किसी को अलग थलग नहीं महसूस होना चाहिए कि इसमें कुछ खास बात है, इसको क्यों अलग रखा जा रहा है, हम क्यों अलग हैं, हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा में यही कहा गया कि सबको साथ लेके चलना है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन की फॉर्म देखिए, क्वेश्चन वैसा ही था, बट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वेश्चन वैसा ही था लेकिन थोड़ा सा हट के। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, समझ को आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं। चलिए, आकलन को आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए
किसके प्रति सचेत होना चाहिए आपको? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाना है तो किसके प्रति आपको सचेत होना होगा? देखिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, जी नहीं, उपाधि देने से। और शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या फिर अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका किसके प्रति सचेत आपको रहना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि आपको इसका बहुत सचेत रहने का मतलब होता है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, आपका आकलन उपयोगी हो और इंटरेस्टिंग हो, उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको डिफरेंट तरीके से आप बच्चों को सिखाएं, जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार। डिसलेक्सिया की बस जब बात करें तो पठन विकार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। और डिसकैलकुलिया के लिए हो जाएगा आपका गणितीय विकास। ठीक है, डिस्ग्राफिया अगर आता है तो आपका लेखन संबंधी क्षमता का विकास हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ और नकारात्मक। नकारात्मक तो कभी भी नहीं होगा, ये तो आप इजीली कट कर देंगे। और सहानुभूतिपूर्ण भी आपको नहीं रखना है। ये आपको बता दूं कि आपको बच्चों के साथ सहानुभूति नहीं दिखानी है। तटस्थ आप रह सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ तटस्थ रहने से मतलब कि आप उनके साथ साथ लगे रहेंगे, उससे नहीं होगा। आप एक्टिव रहेंगे तो बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। बच्चे खुद से पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप इंटरेस्टिंग वे में, टीचर इंटरेस्टिंग वे में एक्टिव रहेंगे तो अग्रोन्मुखी मतलब आगे आगे आपको चलना होगा। आपकी फर्स्ट भूमिका आप ही की होगी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, अग्रोन्मुखी होना चाहिए। ठीक, आगे चलेंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी ना समाप्त होने का मतलब ही हो गया निरंतर चलते रहना। ठीक है, आगे कुछ सोचना ही नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में टाइम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य दोस्तों हो जाते हैं, डी ऑप्शन, किशोरावस्था में। देखिए, समवयस्क समूह मतलब अपने साथ के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, दोस्ती इतनी चरम सीमा पे हो जाती है कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, ये वर्ड जो है सक्रिय सदस्य हो जाना, ये किशोरावस्था को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किसने की? अभी आपने ऊपर 2 क्वेश्चंस देखा होगा, 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था, जो कि जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये किसने दिया है? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पियाजे द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन हमारे हो गए। 30 क्वेश्चन में आपने कितना पाया, आपने कितना स्कोर किया, बताइएगा ज़रूर। कहीं कहीं मेरी भी गलती हो गई थी, जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तब तो मैंने 28 स्कोर किया था। आपने कितना पाया बताइएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो हमारा प्रयास तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट बताइएगा ज़रूर कि क्या कमी रह गई। ठीक है, अब ये 30 क्वेश्चन हो गए। कितना समय लगा? आई होप 30 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन कर लिया होगा। और आगे हम ये हिंदी भी आपके लिए, देखिए जैसे प्रैक्टिस होता है ना, वो हम हिंदी भी कराएंगे। उसके बाद सारा सब्जेक्ट 150 क्वेश्चंस पूरा हम लेकर के आएंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं हिंदी के 30 क्वेश्चंस के साथ। अगले आप अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब खुद से प्रैक्टिस करें।